तो अभी हम देखें, जैसे मैटर्स होती है तो मैटर्स के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो गैस जो होता है ना, वो सबसे सिंपल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है। बहुत ही इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ही ईजिली हेल्ड होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स। तो गैस की भी अपनी कुछ पैटर्न्स होते हैं। गैस जो है कुछ स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है, उसके बिहाफ पर गैसेस लॉ आती है। आज हम उसी गैसेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गैसेस लॉ के अंदर सबसे पहला आता है बॉयल्स लॉ। तो गैसेस लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसको हम बोलते हैं, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज बॉयल्स लॉ। ठीक है। अब ये अगर प्रोपोर्शनलिटी अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो v यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, v इज इक्वल टू k बाई पी। अब यहाँ पर k क्या है, k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो v1 P1 इज इक्वल टू V2 P2। अगर हमें यहाँ से कांस्टेंट हटा दें तो इस तरीके से इसका जो ये किस तरीके से फॉलो करता है, V इज इक्वल टू ये वॉल्यूम होता है और ये होता है P। ये इस तरीके से ठीक है। और वेयर यहाँ पर ये V क्या है, वेयर V इज इक्वल टू वॉल्यूम एंड P इज इक्वल टू प्रेशर। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये होती है बॉयल्स लॉ। अब हम देखने जा रहे हैं, अब अगली जो हमारी गैस लॉ है वो उसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ। क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर ये प्रोपोर्शनलिटी यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, v इज इक्वल टू के टी। तो k क्या होती है यहाँ पर, वेयर v क्या है, वॉल्यूम, k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट,
और टी क्या है, टेम्परेचर। अगर इसका हम ड्राइंग बना दें, ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो ये होता है, ये होती है V, ये होती है T, ये होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये होती है चार्ल्स लॉ। अब हम गैसियस इक्वेशन की अगर हम बात करें, ये बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन टी इज इक्वल टू के, एंड ये बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी वी इज इक्वल टू के, और ये चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू पी। तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा P V बाई टी। ठीक है, ये हो जाएगा पी भी अपॉन टी, ये हो जाता है कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2। इसको हम बोलते हैं गैसियस इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं गैसियस इक्वेशन। अब हम देखने जा रहे हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ये होता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, कहता है कि अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होती है डिफरेंट गैसेस की, वो डिपेंड करती है डेंसिटी, गैस की डेंसिटी क्या है उसके स्क्वायर रूट के ऊपर। तो ये R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, और ये K जो होता है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर।
मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मोल क्या होती है? यूनिट होती है एक तरह का, बेसिक यूनिट में इसको काउंट किया जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए। इट इज अ यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए एक तरह का क्या है? यूनिट है। ठीक है। अब बात आती है कि एटॉमिक यूनिट क्या होती है। एक जो मोल होती है उसके अंदर कितने नंबर्स होते हैं? एवोगाड्रो नंबर जिसको बोला जाता है। तो एक मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23, इसको बोला जाता है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है। ये जो एवोगाड्रो नंबर होते हैं, ये इतने अमाउंट का कोई भी चीज़ का जितना वेट होता है उसी को हम एक मोल बोला जाता है। ठीक है। अब बात आती है कि एटॉमिक मास क्या होती है। पहले होती है कि जो स्टैंडर्ड हम मास लेते हैं, पहले हम एटॉमिक मास, अगर हमें एटॉमिक मास नापना है अगर किसी भी एटम का, तो पहले हम उसको रिलेटिव टर्म में मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? तो C12 आइसोटोप, कार्बन का जो C12 आइसोटोप होता है उसको हम रेफरेंस के तौर पर लेते हैं, और इसके कितना टाइम्स कोई एटम की वेट है उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, उसी को बोलते हैं एटॉमिक मास, वही उसका वेट होता है। ठीक है। तो अगर हम इसके रिलेटिव हम कोई भी मेजर करते हैं, अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक मास कितनी होती है? जैसे मान लो कि Ca है, कैल्शियम है, तो कैल्शियम का 40 होता है। तो 40 होने का मतलब ये होता है कि जो एटम की वेट है कार्बन की, वो कितना टाइम्स है इसके 1/12, मतलब कि वेट ऑफ 1 कैल्शियम एटम अपॉन 1/12 C कार्बन आइसोटोप ऑफ कार्बन, ये कितना होता है? 40। तो ये होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है कैल्शियम के लिए एटॉमिक नंबर, मतलब कितना टाइम्स है। तो कितना टाइम्स है? 40 टाइम्स। कैल्शियम की एक एटम जो है वो कार्बन C12 आइसोटोप का कितना टाइम्स है? तो 40 टाइम्स है। तो दैट 40 इज नोन एज एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। अब इसी एटॉमिक मास से हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। आइए देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है CO2, तो इसका एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 12, प्लस ये जो 2 है इसका 2, और ये जो इसका ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 16। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये 44 जो होता है, ये होता है मॉलिक्यूलर मास किसका? CO2 का। उसी तरह से CaCO3 का अगर आप निकालेंगे तो 100 AMU आएगा, और इसी तरह से सो ऑन बाकी सारे 8 मॉलिक्यूल्स का हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। तो ये हो गया आपका मोल कंसेप्ट। बस आज के लिए इतना ही, आगे हम देखेंगे।